पहले तो ये है कि ड्राइवर्स के मसाइल और उनके हल के लिए पेपर वर्क होना चाहिए। आज तक जितनी भी यूनियंस हैं, ग्रुप हैं, चीज़ें हैं, मैंने देखा है कि वो ज़बानी कलामी बस वॉइस मैसेज की हद तक चल रहा होता है या बहुत ही बढ़ के एक वीडियो बना दी। इससे ज़्यादा कोई ज़बानी कलामी फ़ाइल वर्क या ऑनलाइन कोई इस तरह का कोई सबूत के तौर पे वो चीज़ें नहीं हैं। तो हमने अपने पैनल को इस तर्ज पे डालना है और डालने की कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी हम वर्क करें उसका प्रॉपर पेपर वर्क होना चाहिए और उसका जितना भी हमारा वर्किंग हो उसकी पूरी तफसील हमारी उस वेबसाइट पर, हमारे उस फेसबुक पेज पर, यूट्यूब चैनल पर और उस हमारे सॉफ्टवेयर पर या एप्लीकेशन पर ऑनलाइन सारी चीज़ें मौजूद हों। कोई भी नया बंदा आए उसमें और उसको पता चल जाए कि यार ये मेंबर हैं, ये अहदेदार है, इन्होंने अब तक ये काम किया है, फ़लाँ बंदे की हक तलफ़ी हुई थी उसको इन्होंने हक दिलवाया है, इनके ये मंशूर हैं, ये टारगेट हैं। ऑनलाइन पूरी दुनिया में कोई बैठा है वो कहीं से भी हमारे उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हमारा उन तक वो रिव्यू चला जाएगा। और उसके बाद हम करीब इंशाल्लाह जैसे ही दफ्तर की अनाउंसमेंट करेंगे तो ये जो सारा रिकॉर्ड होगा उसका हम पेपर वर्क रिकॉर्ड की सूरत में अपने दफ्तर में भी रखेंगे कि जो भी दोस्त हमारा फ़िज़िकली जाके चल के हमारे दफ्तर में विज़िट करता है वहाँ पे हम पेन ऑफ इलेक्शन के ऊपर अपने मंशूर मकसद लिखे हुए हों, इस तरह के कागज़ उसके आगे रखें, ब्रोशर रखेंगे ये भाई ये हमें, ये हमारा इदारा है, ये हमारा मंशूर है, ये हमारा तरीक़ाकार है। तो ज़बानी कलामी से हमने एक स्टेप आगे चलना है। उसके बाद ये है कि सालाना तनख्वाहों पर इजाफे पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए जद्दोजहद करने की ज़रूरत है। हम में से कोई भी एक बंदा है, 50 बंदा है, 100 बंदा है, वो इन चीज़ों पर अमल नहीं करवा सकता। लेकिन हम एक पेज पर हमारी सोच इकट्ठी हो जाए, हमारा इत्तेहाद हो जाए और उस इत्तेहाद की बुनियाद पर हर बंदा अपना अपना ग्रुप चलाता रहे। लेकिन वो जब पैनल के साथ शामिल हो जाएंगे, अभी तकरीबन 10, 12, 14 ग्रुप हैं तो वो अपना अपना ग्रुप चला रहे हैं, लेकिन उनका एक एक लीडर, एक एक नुमाइंदा हमारे साथ पैनल में अपने ग्रुप की नुमाइंदगी कर रहा है। तो ये पैनल एक ग्रुप नहीं है, ये पैनल एक जिस तरह के आप कह लें कि सियासी जमातों का कट हो जाता है, वो मिसाक जमहूरियत या कोई इस तरह कहते हैं। तो ये हमने एक प्लेटफॉर्म मुहैया कर दिया है। मेरा अपना एक ग्रुप है पंजाब ड्राइवर एसोसिएशन के नाम से, इनका अपना है पाकिस्तान ड्राइवर एसोसिएशन के नाम से, ये हमारे जाफरी साहब हैं, इनका अपना अल मासूम ड्राइवर यूनियन के नाम से है, ये अपना इनका नाम है आसिफ न्याजी साहब, वो सॉरी आपके ग्रुप का नाम मैं भूल गया, हक कोई इस तरह करा, इस तरह आपका है ड्राइवर यूनियन ड्राइवर ग्रुप। तो सब ने अपने अपने ग्रुप के नाम भी रखे हुए हैं, यूनियन भी है, इनके पूरे वो मेम्बरान भी है, लेकिन हमारे इस मंशूर और मकसद में वो हमारा एक ही आवाज़ है, एक आवाज़ है। तो अभी तो हम सिर्फ तो 10, 12, 14 ग्रुप हैं। उम्मीद है कि आस्ता आस्ता इसमें हमारे और भी ग्रुप शामिल होते जाएंगे। जैसे जैसे ग्रुप शामिल होते जाएंगे उसमें हमारी एक स्ट्रेंथ मजबूती बढ़ती जाएगी और आप जैसे समझदार सीनियर लोग जब अपनी मुशावरत, अपना सोच, अपना तजर्बा हमारे साथ शेयर करेंगे तो इसको हम मज़ीद बेहतर तरीके से, बेहतर अंदाज से आगे चलाएँगे। अच्छा, उसके बाद है जनाब, गवर्नमेंट ऐसी कानून साजी करे कि जो भी ड्राइवर प्राइवेट नौकरी पर रखा जाए बाकायदा मालिक और ड्राइवर के दरमियान एग्रीमेंट होना चाहिए। यार इन्होंने एड्रेस समझा दी, अगर आ रहे हैं तो थोड़ा साइड वो एग्रीमेंट गवर्नमेंट के इदारे में रजिस्टर्ड होना चाहिए। मिसाल के तौर पर जब हम ज़मीन बेचते हैं, एक बंदा ज़मीन ख़रीदने वाला होता है, उसकी बाकायदा रजिस्ट्री और इंतकाल होता है। तो बाहर के मुल्कों में भी इसी तरह होता है कि जब कोई ड्राइवर, कोई माली, कोई मुलाजिम किसी कंपनी में काम करता है उसको बाकायदा ऑफ़र लेटर जारी किया जाता है और उसके क्वाइफ जमा किए जाते हैं और उस मुआहदे को वो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड करती है। लेकिन पाकिस्तान में इस तरह का कोई निज़ाम नहीं है। तो इसके लिए हमने स्ट्रगल करनी है कि कोई भी मुलाजिम है, ड्राइवर है, हेल्पर है, कुक है, मेड है, कोई भी है, उसका और मालिक के दरमियान एक प्रॉपर एग्रीमेंट हो और वो वाला एग्रीमेंट गवर्नमेंट के रजिस्टर्ड में जमा हो, थाने में हो जाए, डीसी ऑफिस में हो जाए, जो भी इदारा गवर्नमेंट हमें लीबर इंडस्ट्री होगी उसमें वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। उसकी एक कापी मालिक के पास हो, एक कापी मुलाजिम के पास हो। अगर वो साल 6 महीने बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद वो नौकरी से फारिग होता है, उसको पता होगा कि फ़लाँ इदारे में ये मेरा एग्रीमेंट रजिस्टर्ड है। अगर मेरी कोई हक तलफी हो रही है उसके पास सबूत होगा, मालिक के दस्तखत होंगे, वो उधर जाके कंप्लेन या एप्लीकेशन जमा करा सकेगा। अगर कोई मुलाजिम कोई 2 नंबरी कर रहा है, कोई गड़बड़ कर रहा है, कोई चोरी चुकारी कर रहा है, तो वो मालिक के पास भी वो हक होगा कि वो उधर उस डिपार्टमेंट में रब्ता करके अपना वो हक के लिए दिफा कर सकेगा।
تو یہ جو ایگریمنٹ ہوگا اس میں نوکری کرنے کی تمام تفصیل، کام کرنے کی، کھانا، رہائش، نکالنے کی صورت میں شرطیں، کیا شرائط ہوں گی، وہ ساری چیزیں اس میں درج ہونی چاہیے. یہ بھی ہمارے منشور کا ایک حصہ ہے. اس سے بعد ہے نمبر 4 پہ ہے کہ کوئی بھی ڈرائیور ہے، کوئی مالی ہے، کوئی بھی ہے، ڈومیسٹک ورکر ہے، مزدور ہے، 8 گھنٹے سے زیادہ اس کی ڈیوٹی ٹائم نہیں ہونی چاہیے. ابھی اس وقت پاکستان میں خاص کر لاہور میں جو دیکھا ہے 8 گھنٹے تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. وہ چند ایک جو ملٹی نیشنل کمپنی ہے نا اس میں تو 8 گھنٹے ہے، لیکن عام گھریلو ملازمین، ڈومیسٹک ورکر، ان کو نہیں پتہ کہ 12 گھنٹے ڈیوٹی کی ہے، 16 گھنٹے، 17 گھنٹے، وہ لگاتار چل ہیں. صبح اٹھے ہیں تو جب تک مالک جاگ رہے ہیں انہوں نے نوکری کرنی ہے، گاڑیاں چلانی ہے. کوئی کوک ہے تو اس نے کھانے بنانے ہیں، جب تک وہ مالک نہیں سوتے تب تک وہ بھی لگا ہے، اس کا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے. اس کو بھی ہم نے انشور کرنا ہے. تو یہ چیزیں ہوا میں نہیں ہونے والی ہیں. اس کے لیے ہمیں سخت قربانی، سخت محنت، سخت قسم کی ایفرٹ کرنے کے بعد ہم ان چیزوں تک پہنچ سکیں گے یا ان کی طرف قدم بڑھا سکیں گے. تو یہ بہت ہی مشکل ٹارگٹس ہیں، ان کے لیے دن رات سٹرگل کی ضرورت ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ اگر 8 گھنٹے سے زیادہ اگر کوئی ڈیوٹی ٹائم لے رہا ہے تو اس کو انٹرنیشنل لا کے مطابق، ویسے تو پاکستان کے لا میں بھی یہ لکھا ہوا ہے لیکن ہمیں ہمارے مزدوروں کو لا کا پتہ نہیں ہوتا. 8 گھنٹے اگر ڈیوٹی ٹائم ہے، میرے خیال چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے بھائی، ساتھ ساتھ چائے بھی چائے اچھا چائے بھی پئیں، اور اس کو ڈبل سیلری کے حساب سے اس کو اوور ٹائم ملنا چاہیے. اگر 8 گھنٹے اس نے اپنی ڈیوٹی کر لی ہے تو 8 گھنٹے کے بعد اگر اس نے 2 گھنٹے لگائے ہیں، 4 گھنٹے لگائے ہیں، اس کو اس کی اجرت ملنی چاہیے. اور اس کے ساتھ جناب نمبر 5 پہ ہے، اچھا نمبر 4 پہ ہے کہ اگر کوئی ڈرائیور ہے تو اگر وہ 8 گھنٹے مسلسل موٹر وے پہ گاڑی چلا رہا ہے، 8 گھنٹے بعد کم از کم اس کو ریسٹ ملنا چاہیے. یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے اگر نکلے ہیں نا، کئی مالکان ایسے ہوتے ہیں کہ وہ یہاں سے ڈرائیور کو لے کے نکلے تو پشاور تک بریک ہی نہیں لگانی، نہ اس کو واش روم کرنے کی اجازت ہے، نہ چائے پینے کی اجازت ہے. وہ چاہے گاڑی لگے مرے جو مرضی ہو، وہ اس کے پیٹ میں درد ہو جائے، سر میں درد ہو جائے، لیکن مالکان کی طرف سے اتنی سختی ہوئی کہ بھائی ادھر جا کے بریک لگانی ہے. تو ان چیزوں کو ہم نے گورنمنٹ سے ریکویسٹ کرنی ہے کہ جس طرح آن لائن سسٹم ہوتا ہے، باقی آپ ہمارے واٹس ایپ چیک کر لیتے ہیں، فیس بک چیک کر لیتے ہیں، ایف آئی اے کے پاس اتنی ٹیکنالوجی ہے تو یہ بھی وہ کر سکتے ہیں آن لائن کہ کوئی بھی ڈرائیور ہے وہ 6 سے 8 گھنٹے مسلسل اگر ڈرائیونگ کر رہا ہے تو ادھر سے اس کو کمپیوٹرائز کوئی نظام ایسا ہونا چاہیے کہ اس کو ادھر اسٹے ملے کوئی گھنٹہ 2 گھنٹے، اس کے بعد اگر وہ گاڑی چلائے. تو یہ چیزیں بھی آن لائن ہو سکتی ہیں، لیکن اس کے لیے پراپر ایک ورک ہونا چاہیے. کیونکہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں وہ 10-10 12-12 گھنٹے ڈرائیور کی نیند ہی نہیں پوری ہوتی، تو وہ چلا رہے ہوتے ہیں. پھر جب اس کو نیند آنی ہے تو پھر وہ کس کو بتائے؟ مالک تو پہلے ہی اس کا احساس نہیں کر رہا کہ یار چلو رک جاؤ، ادھر نماز پڑھ لو یا فریش ہو جاؤ یا چائے کھانا پی لو، تھوڑا سا ریسٹ ہو جائے گاڑی کو بھی، لیکن نہیں. تو یہ بڑی گاڑیوں کے حادثات اسی طرح ہوتے ہیں. وہ ڈرائیور بیچارے 24-24 گھنٹے ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے. یہ کوئی انسانیت تو نہیں ہے نا، لیکن یہ کم از کم ہم اپنی آواز تو اٹھا سکتے ہیں، ان کو اویئرنیس تو دے سکتے ہیں نا. اچھا نمبر 5 پہ ہے کہ ہر لائسنس ہولڈر ڈرائیور جس کے پاس کمپیوٹرائز ڈرائیونگ لائسنس ہے اس کا سالانہ میڈیکل ایگزامینیشن ہونا چاہیے، اور اس کے تمام بنیادی اور ضروری بلڈ ٹیسٹ سرکاری خرچے پر ہونے چاہیے، اور اس کے بعد اس کو میڈیکل فٹنس سرٹیفکیٹ جاری ہونا چاہیے. مثال کے طور پر اب یہ ہمارے موزے جو ٹریفک اہلکار ہے کسی بھی گاڑی کو روک کے اس کا فٹنس سرٹیفکیٹ چیک کر سکتے ہیں. ان کو ایک رول بنا ہوا ہے، تو گورنمنٹ یہ بھی رول بنائے کیا ڈرائیور اہل ہے بھی گاڑی چلانے کا؟ نہیں، کیونکہ ایک ڈرائیور جس کی آنکھ کمزور ہے یا اس کا مسئلہ مسائل ہے، جب وہ گاڑی مارتا ہے اس ایک بندے کی وجہ سے باقی پورا طبقہ ہمارا بدنام ہو جاتا ہے، تو باقیوں کا بھی حق مارا جاتا ہے، باقی ہم لوگ بھی ادھر مشکوک ہو جاتے ہیں. تو جب یہ سالانہ گورنمنٹ کی طرف سے ہو جائے گا، کئی ادارے کر بھی رہے ہیں، کئی ادارے ایسے ہیں جب ڈرائیور نوکری پر رکھتے ہیں تو اس کو پہلے سارا وہ اس کے خون ٹیسٹ، اس کی آئی ٹیسٹ، سارا میڈیکل فٹنس وغیرہ چیک کر کے اس کے بعد رکھتے ہیں. تو سال بعد یہ سسٹم بھی ہونا چاہیے، اس سے یہ جو حادثات ہیں ان میں کمی ہوگی. اچھا اس کے بعد ہے کہ ڈرائیونگ لائسنس کے حصول کے لیے روڈ ٹیسٹ کے علاوہ تمام مراحل آن لائن ہونے چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ آسانی سے ڈرائیونگ لائسنس حاصل کریں. ابھی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ 70 لاکھ گاڑیاں لاہور میں رجسٹرڈ ہیں، جو رجسٹرڈ ہیں 73 لاکھ، اس میں سے صرف 13 لاکھ لوگ ہیں جن کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے. 73 میں سے 13 نکالے، باقی کتنے رہ گئے؟
60 लाख गाड़ियां ऐसी हैं जो चल रही हैं जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। जब ड्राइविंग लाइसेंस बनेंगे तो हमारे ड्राइवर हजरात की भी थोड़ी सी वैल्यू बढ़ेगी, थोड़ी सी तनख्वाह बढ़ेगी। बगैर ड्राइविंग लाइसेंस वाले जब उधर जाकर गाड़ी चलाते हैं तो हमारा हक भी मारा जाता है और वो खुद गाड़ी वाले भी उसमें उनका भी खदशा होता है, अंदेशा होता है, नुकसान होता है। और आजकल तो वैसे भी कल परसों से आईजी पंजाब साहब ने नोटिफिकेशन जारी किया है कि जो भी कम उम्र जब बगैर ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चला रहा हो, बच्चा हो, बच्ची हो, कोई बड़ा हो, अगर उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है उसकी गाड़ी को भी बंद करें, उसके खिलाफ FIR करें और उस गाड़ी का जो मालिक है उसके खिलाफ भी FIR करें और उस गाड़ी को बंद करें। ये हमारे ड्राइवरों के लिए एक अच्छी बात है। क्यों? हमारे ड्राइविंग लाइसेंस की यहाँ पे कदर बढ़ेगी। जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है वैलिड, उसकी कदर होगी। जो वैसे ही 10 बंदे फिर रहे हैं जी मुझे गाड़ी चलानी आती है, मुझे गियर लगाना आता है, वो तो हमारा नुकसान कर रहा है और ख़ुद अपनी जान को भी ख़तरे में डाल रहा है और मालिक की लाखों करोड़ों रुपए की गाड़ी है उसको भी ख़तरे में डाल रहा है। सिर्फ और सिर्फ ये क्या कि लीगल चीज़ों को वो जी ठीक अच्छा। उसके बाद है कि ड्राइविंग लाइसेंस पर कम से कम 20 लाख का सालाना इलाज मुआवजा बगैर शराइत के होना चाहिए। उसकी मैं एक मिसाल देता हूँ। गवर्नमेंट ने इंसाफ हेल्थ कार्ड जारी किए हैं, उसके ऊपर 10 लाख रुपए का हर शनाख्ती कार्ड के ऊपर मुफ्त इलाज है। तो वो सियासी हुकूमतें चेंज होती है, कभी बंद कर देते हैं, कभी चला देते हैं। लेकिन हमारा मुतालबा ये है, हमारे पैनल का मुतालबा ये है कि जिस बंदे के पास कंप्यूटराइज ड्राइविंग लाइसेंस है, वो ऑफिशियल ड्राइवर है, घर का ड्राइवर है, उसके ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर कम से कम 20 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस उसको मिले और उसके ख़ुद का और उसके बीवी बच्चों का जो इलाज मुआवजा है वो अपना ड्राइविंग लाइसेंस जाके हस्पताल में दिखाए तो उसके बीवी बच्चों का और उसका सारा इलाज मुआवजा उस 20 लाख रुपए के उस हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर होना चाहिए। ठीक है। तो उसकी मैं एक और मिसाल देता हूँ कि अभी शहबाज शरीफ साहब ने 1 अरब रुपया सहाफ़ियों की हेल्थ इंश्योरेंस के लिए मुख्तस किया है जब उन्होंने हुकूमत छोड़ी है। आप अंदाज़ा करें अगर सहाफ़ियों के लिए हुकूमत 1 अरब रुपया हेल्थ इंश्योरेंस के नाम पर दे सकती है तो हम जो ड्राइवर हैं पूरा पाकिस्तान चला रहे हैं, ट्रांसपोर्टर वाले हैं, कारों वाले हैं, मजदूर वाले हैं, बसों वाले, अगर हम अपने ड्राइवर हड़ताल कर दें तो मैं आपको बताऊं पूरा पाकिस्तान रुक जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन रुक जाएगी, लोगों की एक से दूसरी जगह आमद रफ्त रुक जाएगी, पाकिस्तान पहिया जाम हड़ताल हो जाएगी। ठीक है ना। जब एक ड्राइवर मुआशरे का एक इतना अहम सतून है, इतना अहम रुकन है, मुआशरे की खिदमत कर रहा है तो उसका क्या हक नहीं बनता कि उसको हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाए। इसको भी हमने यहाँ पे मेंशन किया है। ये काम आसानी से हासिल होने वाले नहीं है। इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी, मीटिंगें करनी पड़ेंगी, खर्चे करने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी और अपनी मैं भी मारनी पड़ेगी साथ, तब जाके हम इन चीज़ों को हासिल कर सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि ये हमारी ज़िंदगी में हासिल ना हो, लेकिन हम एक ऐसी टीम, एक ऐसा इदारा बना जाएं जो हमारे मरने के बाद इन चीज़ों को अगर हासिल कर लेते हैं तब भी उसमें हमारा हिस्सा होगा, हमारा वो सदका जारिया होगा। इसके बाद ये है कि जनाब नंबर 8 पे है कि ड्राइवर के किसी हादसे में माजूर होने की सूरत में ताहयात उसको वजीफ़ा मिलना चाहिए। 8, 10 साल, 15 साल आकर उसने गाड़ी चला के मुल्क कौम की खिदमत की है ना, मुआशरे की खिदमत की है। अब अगर खुदा न खास्ता अल्लाह की तरफ से उसको एक मुश्किल पेश आ गई है तो मुआशरे को या गवर्नमेंट को या हमारी इस यूनियन को या पैनल को इतना तो करना चाहिए कि उतना उसका वजीफ़ा लगा दें कि उसके बीवी बच्चों का पेट चलता रहे, उसका किचन चलता रहे, वो किसी के आगे झोली फैला के या हाथ फैला के मांगने वाला तो ना बने, वो एक बावकार तरीके से उसका ज़रा एक सिस्टम चलता रहे। तो ये चीज़ भी हमने इसमें करनी है। नंबर 9 पे है कि तालीमी इदारों में चाहे वो प्राइवेट हों चाहे सरकारी हों, उनमें ड्राइवर्स के बच्चों के स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में तालीम 100% फ्री होनी चाहिए। कोई उसकी दाखिला फ़ीस नहीं होनी चाहिए, कोई साइकिल फ़ीस नहीं है, कोई मोटरसाइकिल फ़ीस नहीं है, कोई स्टैंड फ़ीस नहीं है। यकीन करें ये इन्होंने लूट मार मचाई हुई है, ये जो तालीमी इदारों वाले हैं प्राइवेट। साइकिल के नाम, साइकिल स्टैंड के नाम से फ़ीस है जी, वो फंक्शन के नाम से फ़ीस है जी, वो ट्रिप फ़ीस है उसकी ले आए जी, दाखिला फ़ीस है जी, फलां मेरिट नहीं बनाइए। ये एक वो उन्होंने हीले बहाने बनाए हुए हैं कि इस तरीके से इनको लूटना है।
उसके लिए हमने यहाँ पे अपना वो मंशूर में ये चीज़ लिख लिया है कि जितने भी हम ड्राइवर हजरात होंगे उनके जितने भी बच्चे स्कूल जाते हैं उनकी फ़ीस नहीं होनी चाहिए, वो गवर्नमेंट अपनी जेब से दे, वो उसका फेल है। या वो नोटिफिकेशन जारी कर दे कि जितने भी ड्राइवर हैं उनके बच्चों को तालीम फ्री मिले, चाहे वो पाकिस्तान में तालीम हासिल करें या बाहर उनको स्कॉलरशिप पे भेजें। ये हमारे हक़ हैं, इनका हमें पता होना चाहिए, इसके लिए हमें आवाज़ बुलंद करनी चाहिए और इसके लिए हमें स्ट्रगल करनी चाहिए। नंबर 10 पे है कि बच्चों की शादी के लिए फ़ंड होने चाहिए। गवर्नमेंट के इदारों में है जो सरकारी नौकरी है उनको गवर्नमेंट फ़ंड दे रही है उनके बच्चों के शादी के लिए, तो हम एक मुआशरे का एक अहम जुज़ हैं। हमारी वजह से पूरा पाकिस्तान चलता है, ड्राइवर हजरात की वजह से चलता है, तो ट्रांसपोर्टेशन होगी और भी सारी चीज़ें हैं। तो अगर हम गवर्नमेंट की तरफ से, हम ये पाकिस्तान के मौजूद शहरी हैं, हमारा एक बड़ा अहम रोल है, हमारा एक किरदार है पाकिस्तान की तरक्की में, तो हमारे बीवी बच्चों की शादी के लिए भी गवर्नमेंट की तरफ से, यूनियन की तरफ से या पैनल की तरफ से या बैतुल माल की तरफ से एक फ़ंड होना चाहिए कि जिसके पास भी ड्राइविंग लाइसेंस है, उसकी बच्ची की शादी है, उसको 50,000 लाख रुपए की कोई ना कोई अमाउंट उसको हेल्प के तौर पे गवर्नमेंट की तरफ से मिलनी चाहिए। और इसके लिए हमने कानून साजी करवानी है, एहतजाज करना है, जो भी करना पड़ा, किसी गवर्नमेंट के मिनिस्टर को, वज़ीर आज़म को, वज़ीर आला को, गवर्नर को मिलना पड़ा तो मिलेंगे। ये भी हमारे मंशूर का हिस्सा है। और अगर कोई ड्राइवर बेरोज़गार है, उसके पास नौकरी नहीं है, तो जब तक वो बेरोज़गार है, जब तक वो नौकरी पर नहीं लग जाता, उसको बेरोज़गारी अलाउंस भी मिलना चाहिए, चाहे पैनल की तरफ से, यूनियन की तरफ से, बैतुल माल की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, किसी तरफ से भी मिले, लेकिन उसका किचन चलाने के लिए जब तक वो उसकी नौकरी नहीं लग जाती उसको मिलना चाहिए। बाहर के मुल्कों में इसी तरह होता है कि जब भी कोई उनका शहरी बेरोज़गार होता है तो उसको गवर्नमेंट एक मखसूस फ़ंड देती है कि भाई अपना खर्चा चलाने के लिए आप ये काम करो, नहीं तो लोग चोरियों चकारियों पे लग जाएंगे। ठीक है ना, होती तो हैं, लेकिन गवर्नमेंट इंटरनेशनल कई ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे वो अपने शहरियों को देते हैं ये फ़ंड, तो जब वो नौकरी पर लग जाते हैं तो फिर उनको वो नहीं देते। तो ये भी सिस्टम हमने अपने ड्राइवर हजरात के लिए करना है। इसके बाद है नंबर 12 पे, घरेलू मुलाजमीन डोमेस्टिक वर्कर्स को गवर्नमेंट के इदारे से ऑनलाइन इजाज़तनामा मिलना चाहिए। उसकी वजह यह है कि कई लोग ऐसे होते हैं, वो आगे KPK से आ गए, बलूचिस्तान से आ गए, जनूबी पंजाब से आ गए, उधर से मर्डर कर दिया, चोरी कर ली, डकैती कर ली, रेप कर लिया, लेकिन वो क्रिमिनल हो गए। अब वो आगे लाहौर में, कराची में, पेशावर में, किसी दूसरे शहर में नौकरी करने के लिए, लेकिन अब हमें नहीं पता कि वो किस किस्म के वो बंदे हैं। तो अगर वो गवर्नमेंट से उनका वो सर्टिफिकेट, पुलिस सर्टिफिकेट या इजाज़तनामा अगर उनके पास अवेलेबल हो, कम से कम वो हमारे लिए बदनामी का बायस तो नहीं बनेंगे। ये पिछले 2 महीने की बात है, एक बंदा है, उसने अपने सगे सौतेले 3 भाइयों को कत्ल किया हुआ था, इधर लाहौर में ड्यूटी कर रहा था। हमारे ही एक दोस्त हैं, उनके जानने वाले से वो नौकरी पर लगा, तो बाद में वो ट्रेस हो गया, तो पता नहीं कितने महीनों बाद। ये तो शुक्र है जिस बंदे ने, हमारे दोस्त ने उसको नौकरी पर लगवाएगा, उसकी बचत होगी, वो डायरेक्ट वो बंदा पकड़ा गया, नहीं तो वो भी रगड़ा जाना था, मालिक भी रगड़े जाने थे। किस कानून की तहत कि जी इन लोगों ने मुजरमों को पनाह दी है, पनाह देने का भी तो जुर्म है। तो इन चीज़ों को भी हमने यहाँ पे शोर करना है। और घरेलू मालकान को भी इजाज़तनामे के बगैर घर में मुलाजिम रखने पर पाबंदी है। 3 मरले के घर है, वहाँ पे 4 मुलाजिम रखने की कोई ज़रूरत है? वो 3 मरले के घर में रह रहे हैं, 5 मरले के घर में रह रहे हैं, 10-10, 12-12 हज़ार रुपये निगरानी रखी है, 10-10, 12 हज़ार रुपये हेल्पर रखा है जी, ड्राइवर को भेज दे जी, मैं 16 हज़ार से ऊपर तनख्वाह नहीं दे सकता। भाई तुम ड्राइवर रखने के, मुलाजिम रखने के काबिल भी नहीं हो, अहल भी नहीं हो, तुम्हारी इतनी आमदनी नहीं है, तुम्हारे पास इतना छोटा घर है, यहाँ पे तुम कैसे उसको मैनेज कर सकते हो? तो गवर्नमेंट की तरफ से एक टीमें जानी चाहिए, बाकायदा चेक करे। बाहर के मुल्कों में ऐसे ही होता है। अब मिसाल के तौर पर सऊदी अरब में किसी बच्चे की शादी हो तो गवर्नमेंट का शुरता आता है, पहले देखता है भाई हाँ इसके पास कमरा अलग है, बीवी को रख सकता है कि नहीं, इसकी क्या आमदनी है, बीवी के खर्चे उठा सकता है कि नहीं। तो भाई यही सिलसिला ये होना चाहिए। ऐसे ही हर बंदा जो जनाब घर से आया है और उसके पास ना कोई कमरा है, ना कोई वाशरूम की सहूलत है, वो जनाब 5-5, 10-10 दिन पुराना सालन दे रहे हैं, तो ये जुल्म ज़्यादती है, ये इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। इसके ऊपर भी हमने गवर्नमेंट से एक मुतालबा करना है कि वो घरेलू मुलाजमीन जो कि घरेलू मालकिन हैं, उनको इजाज़तनामे के बगैर घर में मुलाजम रखने पर पाबंदी होनी चाहिए। तो उससे ये होगा, एक तो गवर्नमेंट से जब वो इजाज़तनामा मांगेंगे तो उनको अपने कुछ डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, वो एक टैक्स फंड में आ जाएंगे। गवर्नमेंट को पता चलेगा कि यार ये बंदा अगर मुलाजम रखने का इसके पास काबिलियत है, तो ये गवर्नमेंट को टैक्स देने का भी अहल होना चाहिए। अगर मुलाजिम रख सकता है तो टैक्स भी तो देना, अगर वो टैक्स देगा तो उसमें भी गवर्नमेंट का फ़ायदा होगा और उस मुलाजिम का भी फ़ायदा होगा कि यार ये रजिस्टर्ड है हमारे पास। तो ये चीज़ें हमने करनी है।
اور اس کے بعد باقاعدہ گورنمنٹ ٹیمیں تشکیل دے جو گھر گھر جا کر ملازمین کے مسائل سنیں کہ ان کو کھانا، رہائش، ان کی بنیادی چیزیں مل رہی ہیں کہ نہیں مل رہی ہیں، اور گھریلو ملازمین کو بنیادی حقوق اور بنیادی سہولیات اگر میسر نہیں ہیں، ان مالکان کے خلاف بنیادی حقوق کی خلاف ورزی پر بھاری جرمانے اور سزائیں ہونی چاہیے۔ اچھا، نمبر 13 پہ ہے ہر پبلک مکان جہاں پر ڈرائیور نے اسٹے کرنا ہوتا ہے وہاں پر ریسٹ ایریا ہونا چاہیے۔ پیکجز مال ہے، ایمپوریم مال ہے، اسلام آباد کلب ہے، مختلف جگہ پہ چلے جائیں، پی جی ہوٹل ہے، بعض اوقات ایسے وہاں پہ انہوں نے کروڑوں اربوں روپے لگائے ہوتے ہیں، لیکن جو ہمارے ڈرائیور بھائی جاتے ہیں وہاں پہ 100 200 500 گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں، تو ڈرائیور کے بیٹھنے کے لیے جگہ تک وہ نہیں بناتے۔ وہاں پہ ایسے پرائیویٹ سیکٹر یا گورنمنٹ سیکٹر میں یا شاپنگ سینٹر یا ہوٹل ہوں، وہاں پہ ڈرائیور کا آنا جانا ہے، تو ان پرائیویٹ سیکٹر کو گورنمنٹ پابند کرے کہ تمام ڈرائیورز کے لیے صاف پینے کا پانی وہاں پہ اویلیبل ہو، کرسیاں اویلیبل ہو، سایہ ہو، واش روم کی سہولت ہو، اور ہوا کے لیے پنکھوں کا انتظام ہونا چاہیے۔ اگر ایسی جگہ پہ ایسا نظام نہیں ہے تو ان کے این او سی کینسل کریں۔ گورنمنٹ این او سی کب دیتی ہے؟ تب ساری اس کی ریکوائرمنٹ پوری ہو جاتی ہیں۔ باقی سارے بجلی شجلی ہر چیز کے، زمین کے، فرد کے، پٹواری کے، ساری چیزیں گورنمنٹ چیک کر لیتی ہے۔ کہ گورنمنٹ کو یہ چیک نہیں کرنا چاہیے کہ جو بندے یہاں پہ آ کے رکیں گے وہ دھوپ ہو، سایہ ہو، نہ ہو، سایہ ہو، بارش ہو، وہ کدھر جا کے رکیں گے؟ گاڑیوں میں بیٹھے رہیں گے، دھوپ سایہ ہو، ان کا کوئی حق نہیں ہے، بنیادی حقوق نہیں ہے، ہم نہیں انسان ہیں۔ اچھا، اس سے بعد ہے کہ نمبر 14 پہ جس طرح پولیس آرمی میں ترقی کے لیے کورس ہوتے ہیں، مثال کے طور پر کسی کا موٹر کار کا لائسنس ہے، کسی کا ایل ٹی وی ہے، کسی کا ایس ٹی وی ہے، کسی کا پی ایس وی ہے، تو ان کے حساب سے گورنمنٹ ہمیں ایک وہ دے، جس طرح کہ آرمی میں ہوتا ہے تو حوالدار ہے وہ اگر کوئی کورس کرتا ہے تو اس کی ترقی ہو جاتی ہے، تو صوبے دار ہے وہ اگر کورس کرتا ہے تو وہ ڈگری لے کر اپنی اس کی ترقی ہو جاتی ہے۔ اس طرح ہمارے پاس جو سینئر سمجھدار جس طرح لیاز صاحب ہیں، آپ ہیں، سمجھدار بندے، وہ اپنے وہ کورس کریں، ان کو اچھا لائسنس ملے، ساتھ گورنمنٹ کی طرف سے ڈگری ملے، وہ اچھے انٹرنیشنل ملٹی نیشنل کمپنیوں میں اپنی جاب حاصل کریں۔ وہ یہ 20 25 ہزار پہ کیوں دھکے کھائیں؟ کیونکہ ان کے پاس اپرچونیٹیز نہیں ہیں۔ جب ان کو پتہ چلے گا کہ یار ہم یہ 3 مہینے کا کورس کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہمیں ڈگری ملے گی، اور یہ ڈگری لے کے ہم کسی ایمبیسی میں، کسی انٹرنیشنل ادارے میں، کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں ہم اپلائی کریں گے تو ہمیں اچھا پیکج ملے گا، وہاں پہ ہمیں سہولیات ملیں گی، تو یہ ہمارا حق ہے جو ہمیں نہیں مل رہا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، یہ کرنے کا مقصد ہے کہ تاکہ ڈرائیور حضرات بھی تربیت حاصل کر کے مزید ترقی کریں اور معاشرے کا اچھا عزت دار اور باوقار شہری بن سکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔